तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, एक फायर ट्यूब बॉयलर है जो कि हॉरिजॉन्टल है, हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1600 mm, यानी कि उसका इंटरनल डायमीटर दिया है 1600 mm, एंड अ सेल थिकनेस ऑफ 14 mm, यानी कि सेल का जो थिकनेस है वो कितना है 14 mm दिया हुआ है। द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट एफिशिएंसी इज 80%, यानी कि हमारा जो ज्वाइंट एफिशिएंसी है वो कितना है तो 80% है, ठीक है। एंड परमिसिबल स्ट्रेस इज 90 MPa, यानी कि हमारा जो यहां पे इसको F लिख देता हूं, F कितना है तो 90 MPa है, ठीक है। यूजिंग IBR के अकॉर्डिंग, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर, ठीक है। यानी यहां पे हमें क्या निकालना है वर्किंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू IBR, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस चूजिंग एप्रोप्रिएट ज्वाइंट एफिशिएंसी, यानी कि हमारा जो ये ज्वाइंट एफिशिएंसी 80% लिए हैं, इसको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों हम लोग 80% लिए, अगर हम लोग 60% लेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में भी इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के बुक में जब आप जाएंगे, ये जो वर्किंग प्रेशर है इसका फॉर्मूला आपको अकलंग पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 182 में जाके देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला है 2FE इंटू T माइनस C इसको बोलते हैं, और डिवाइड कर देना है D प्लस T माइनस C। C जो है यहाँ पे कोर्जन फैक्टर दिया हुआ रहता है, कोर्जन फैक्टर, जो कि C का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो 0.03 इंच लेते हैं। अगर mm में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा वैल्यू हमारा यहाँ पे mm में दिया हुआ है, तो mm में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.03 इंटू 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो कोर्जन का वैल्यू है वो mm में आ जाता है। तो देखिए 0.03 इंटू 25.4 तो ये 0.762 mm जो है वो कोर्जन अलाउंस, कोर्जन फैक्टर जो है वो आ जाता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आता है इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 का 2 हो गया, F हमारा दिया है 90 MPa, तो इंटू 90 कर दीजिए, इंटू E यानी ज्वाइंट एफिशिएंसी हमारा ये कितना दिया है, इसको आप E समझ लीजिए 80, यानी कि 0.80 कर दीजिए, इंटू T थिकनेस हमारा कितना दिया है 14 mm, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 14 माइनस कर देना है ये वाला C, यानी कि 0.762, ठीक है, और डिवाइड कर देना है D। डायमीटर हमारा इंटरनल डायमीटर दिया है 1600 mm, तो 1600 डायमीटर हो गया, प्लस थिकनेस हमारा कितना है 14 mm, तो 14 लिख दीजिए, और माइनस C यानी कि 0.762। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा C फैक्टर नहीं दिया, आपको याद भी नहीं है तो आप इसको एज्यूम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा 2FET डिवाइड D प्लस T, यानी कि माइनस C वाला जो फैक्टर है वो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 14 माइनस 0.762 तो ये 13.238 हो गया, इंटू 0.8 और इंटू कर देना है 90, इंटू कर देना है 2, तो हमारा वैल्यू 1906.272 आ रहा है, और डिवाइड कितना हो जाएगा तो देखिए 14 माइनस 0.762 और प्लस 1600, तो ये 1613.238 हो जा रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है तो 1906.272 और डिवाइड कर देना है 1613.238, तो हमारा वैल्यू 1.18 ये क्या हो जाएगा MPa, है ना, मेगा पास्कल। अब हम लोग को अगर ये MPa को कन्वर्ट करना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारा एक होता है कि 1 MPa इक्वल टू होता है 10.197 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इतना MPa इक्वल टू कितना हो जाएगा
10.197 इंटू 1.18, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है इंटू 10.197, तो ये 12.04 ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो बार में क्या करते हैं, 0.98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.98 से, तो 11.80 बार। तो इस तरह से हमारा जो वर्किंग प्रेशर होगा, मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग सेफ वर्किंग प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए हमारा 11.8 बार, या आप बोल सकते हैं 12.04 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर का इतना वर्किंग प्रेशर होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि अ ड्राफ्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग आईडी फैन, यानी कि आईडी फैन की मदद से हम लोग 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम ड्राफ्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा HW लिख देता हूँ, HW कितना है, तो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, इसको आप 50 लिख सकते हैं, 50 mm वाटर कॉलम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम इक्वल टू 10 mm ऑफ वाटर कॉलम होता है। तो 5 सेंटीमीटर को डायरेक्ट हम लोग 50 mm ऑफ वाटर कॉलम लिख दिए। अब क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस एंड एम्बिएंट एयर टेम्परेचर आर 202 एंड 37 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ पे TG यानी कि फ्लू गैस का टेम्परेचर दिया है कितना, 202 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 202 में 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और ये 7 और 2 2 4, 475 केल्विन हो गया। सिमिलरली हमारा एयर का एम्बिएंट एयर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 273। तो ये 7 3 10 1 7 3 10 1 11 और 2 1 3, इतना 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंबशन ऑफ कोल इज 1600 kg पर आवर, यानी कि यहाँ पे MF जो है मास ऑफ फ्यूल जो है वो कितना है, तो 1600, यानी कि 1600 kg पर आवर है। तो इसको आप पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1600 और डिवाइड कर देना है 3600 से, तो ये क्या हो जाएगा, kg पर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि इसका हमें kg पर सेकेंड में ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मूला में, इसलिए मैं इसको अभी ही कन्वर्ट कर देता हूँ। डिवाइड 1600 डिवाइड 3600 करेंगे तो 0.44 ये kg पर सेकेंड हो जाएगा। एक सेकेंड में, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो ये आवर था तो 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये kg पर सेकेंड में हो गया। ठीक है, एंड द एयर फ्यूल रेशो इज 15, यानी कि यहाँ पे MA मास ऑफ एयर फ्यूल रेशो कितना है, तो 15 है, ये हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग द मैकेनिकल एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी एज 85% एंड 88%, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दिया हुआ है। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना है, तो 85% है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी 88% दिया हुआ है। फाइंड द पावर ऑफ टू द प्राइम मूवर, यानी कि मोटर टू रन द फैन, यानी कि फैन को रन करने के लिए जो प्राइम मूवर यानी कि जो मोटर है उसका पावर कितना है वो यहाँ पे फाइंड करना है। दूसरा, इफ द आईडी फैन इज रिप्लेस्ड बाय एफडी फैन, मतलब कि आईडी फैन को अगर हम लोग एफडी फैन लगा दें, आईडी फैन को हटा करके एफडी फैन लगा दें और एज्यूमिंग सेम डाटा, और जितना भी ये डाटा है वो सेम एज्यूम करें, यानी कि हम लोग आईडी फैन से ना ड्राफ्ट मेंटेन करके हम लोग एफडी फैन से 50 mm WC ड्राफ्ट मेंटेन करें, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन पावर टू द प्राइम मूवर रिक्वायर्ड टू रन द फैन, यानी कि हमारा जो यहाँ पे पहले तो हमारा PID निकालना है और उसके बाद हमारा PFD जो पावर आएगा एफडी फैन का वो निकालना है, और देखना है कि एफडी फैन का जो पावर है वो आईडी से कितना परसेंटेज रिडक्शन कर रहा है, मतलब कितना कम पावर ले रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हम लोग इसका सल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें हम लोग फॉर्मूला जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे
तो उसका जो फॉर्मूला था, जैसे मान लीजिए पावर ऑफ आईडी फैन आपको कैलकुलेट करना है, तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या है, तो G ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू HW, यानी कि ड्राफ्ट क्रिएटेड, जो भी फैन द्वारा ड्राफ्ट क्रिएट किया गया है वो, और इंटू कर देना है MA इंटू MF और डिवाइड कर देना है 353 इंटू TG। और दूसरा हमारा FD फैन का पावर के लिए हमारा फॉर्मूला जो था वो G इंटू HW इंटू MA इंटू MF और डिवाइड कर देना है 353 इंटू TA। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ के लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इन दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम लोग जल्दी से पावर और ये न्यूमेरिकल को है सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईडी फैन का जो पावर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए G यानी कि 9.81 इंटू HW यहाँ पे हमारा है 50 इंटू MA, मास ऑफ एयर हमारा कितना है 15। 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए 15 kg जो है एयर लग रहा है, इंटू MF हमारा यहाँ पे MF जो है वो kg पर सेकेंड वाला लेना है, तो ये 0.44 हो जाएगा और डिवाइड 353 इंटू TA हमारा कितना है, सॉरी F अगर आईडी का कर रहे हैं तो यहाँ पे TG वाला लेना है, तो TG हमारा कितना है 475। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो वाट में आ जाता है, इसका आंसर जो है वो वाट में आएगा। 9.81 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 0.44 इंटू 475 और डिवाइड कर देना है 353 से, तो 4356.14 ये वॉट हो जाएगा। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 4.35, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट, यानी कि हमारा 50 mm WC ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए आईडी का जो पावर लग रहा है वो इतना लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 एफिशिएंसीज भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्राइम मूवर का पावर लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो जो भी हमारा पावर आया है, पावर और डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी से, है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंटू मोटर का जो एफिशिएंसी है वो, ठीक है। तो हमारा पावर 4.35 और डिवाइड कर देना है 0.88 इंटू 0.85, तो हमारा न्यू पावर कितना आ जा रहा है 4.35 डिवाइड 0.88 डिवाइड 0.85, तो हमारा 5.81 किलो वाट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आईडी फैन का जो पावर लग रहा है 5.81 किलो वाट। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एफडी फैन का भी जो पावर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 0.44 और डिवाइड 353 इंटू TA अब लेना है। अब हमारा एज वाला जो है ना 310, अब यहाँ पे 310 लिखना है। तो इसका भी जो वैल्यू है वो हमारा किलोवाट में, पहले वाट में आएगा 9.81 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 0.44 इंटू 310 और डिवाइड कर देना है 353, तो 2842.9 ये वॉट हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं 2.842 के जगह पे आप यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना किलोवाट हो गया। अब लेकिन हमारा सेम इसका जो डाटा है सेम एज्यूम करना है, यानी कि मोटर एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी सेम ही लेना है। तो न्यू पावर क्या हो जाएगा, न्यू पावर यानी कि हमारा 2.843 डिवाइड 0.88 इंटू 0.85, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, देखिए 2.843 डिवाइड 0.88 और डिवाइड 0.85, तो 3.80 किलो वाट। यहाँ पे हमारा एफडी फैन का पावर कितना हो जाएगा 3.80 किलो वाट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है,
हमारा पावर तो इससे कम लग रहा है, यानी कि आईडी फैन से एफडी फैन सेम ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए कम पावर ले रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज रिडक्शन लिखना है, परसेंटेज रिडक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि परसेंटेज रिडक्शन इन पावर। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन का मतलब कि 5.81 माइनस 3.80 और डिवाइड 5.81, तो हमारा कितना इंटू 100 भी करना है, इंटू 100, तो ये हमारा परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा 5.81 माइनस 3.80 और डिवाइड कर देना है 5.81 से, तो इंटू 100, तो ये 35.1% जो है पावर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आईडी के जगह पे एफडी लगाएंगे तो 35.1% पावर जो है उसका रिडक्शन होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग बॉयलर ट्रायल, यानी बॉयलर ट्रायल के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें मास ऑफ फीड वाटर एंड इट्स टेम्परेचर, फीड वाटर का जो मास है यानी कि 640 kg पर आवर से हमारा फीड वाटर जा रहा है जिसमें, और इसका टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टीम का जो प्रेशर है वो 10 बार है और फ्यूल जो हमारा यूज हो रहा है वो 55 kg पर आवर, यानी कि 55 kg पर आवर से हम लोग इतना फीड वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCB ऑफ फ्यूल जो दिया है वो 44,100 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है, और टेम्परेचर ऑफ गैस, फ्लू गैस का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बॉयलर रूम टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, या बॉयलर के अंदर इनसाइड बॉयलर रूम टेम्परेचर का मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप अज्यूम कर लीजिए, वो 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फॉर फाइंडिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, और जो भी हमारा स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है उसका हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, द स्टीम इज पासिंग थ्रू थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर की मदद से हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन को पता करते हैं, और कैसे पता करते हैं उसके लिए मैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर पे एक वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन स्टीम का पता करने के लिए स्टीम को थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से पास कराया जा रहा है, और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्डेड, जब थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से निकाला जा रहा है तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो देखा गया। सबसे पहले देखा गया कि स्टीम का जो टेम्परेचर मिल रहा है वो कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि आफ्टर थ्रॉटलिंग का जो है वो 120 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। और स्टीम का प्रेशर, थ्रॉटलिंग के बाद का जो प्रेशर है वो 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg एबव एटमोस्फियर, यानी एटमोस्फियर से 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg ज़्यादा है। बैरोमेट्रिक रीडिंग, यानी कि हमारा एटमोस्फेरिक रीडिंग जो है वो कितना है, 762 mm ऑफ Hg, यानी कि टोटल प्रेशर यहाँ, अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक कैलोरीमीटर है यानी कि थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है, तो यहाँ पे जो हमें स्टीम मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 50 mm ऑफ Hg, यानी कि पहले हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 762 प्लस 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 812 mm Hg यहाँ पे प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है। बिफोर में हमारा क्या पैरामीटर है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 10 बार, यानी कि इसका केवल हमारा 10 बार जो है वो प्रेशर से हम लोग थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में एंटर करवा रहे हैं, जिससे हमारा प्रेशर जो है वो इतना mm Hg मिल रहा है और इतना टेम्परेचर मिल रहा है। अगर हम लोग mm Hg को बार में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 812 इंटू एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.0132, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 760, क्योंकि 760 mm Hg इक्वल टू क्या होता है, 1.013 बार। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 1.08 बार के करीब में आ जाएगा। तो इतना हमारा 812 mm Hg का मतलब 1.08 बार, यानी कि 10 बार से हम लोग इतना बार में स्टीम का प्रेशर हमारा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, हीटिंग सरफेस एरिया बॉयलर दे दिया है 18.6 मीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इतना दिया है 1.1 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दिया है 2.2,
और क्या दिया है 7th नंबर में, द कंपोजिशन ऑफ ऑयल यूज्ड बाय मास, यानी कि जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसके अंदर कार्बन 85% है, हाइड्रोजन 13% है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 3 8 98, बाकी रिमेनिंग यानी 2% जो भी है वो क्या है एस है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि फ्लू गैस एनालिसिस, जो हमारा फ्लू गैस बॉयलर से निकल रहा है उसका एनालिसिस बाय वॉल्यूम डन यूजिंग द ऑरसेट अपरेटस। ऑरसेट अपरेटस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऑरसेट अपरेटस से हम लोग फ्लू गैस का एनालिसिस करते हैं। तो ये जो फ्लू गैस निकल रहा है इस अपरेटस से हम लोग पता किए कि CO2 जो है वो इतना % है, O2 जो है इतना % है, नाइट्रोजन जो है इतना % है। ये सारा डाटा हमें मिला है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है कि इक्विवेलेंट इवोपरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल एंड पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया पर आवर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हीटिंग सरफेस एरिया जो दिया है ना वो इक्विवेलेंट इवोपरेशन पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से निकालने के लिए दिया हुआ है। और दूसरा हमारा पर केजी फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल दिया है ना, इस फ्यूल 1 kg फ्यूल में हमारा इक्विवेलेंट इवोपरेशन कितना आएगा वो भी निकालना है। नेक्स्ट निकालना है कि बॉयलर एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर निकालना है। एंड ऑल्सो ड्रॉ द हीट बैलेंस शीट ऑन 1 kg ऑफ फ्यूल बेसिस, यानी कि 1 kg फ्यूल जब जलाएंगे तो हीट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कितना हीट हमारा कहाँ लग रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इस हाइड्रोजन की वजह से कितना लॉस हो रहा है, या हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉस कितना हो रहा है, या हमारा टोटल मतलब हीट बैलेंस करना है कि हम लोग टोटल जो इतना हीट दे रहे हैं 1 kg फ्यूल में हम लोग का हीट इतना है, तो इस हीट का टोटल यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्टीम बनाने में कितना यूज हो रहा है, कितना हमारा हाइड्रोजन की वजह से लॉस हो रहा है या फ्लू गैस की वजह से कितना लॉस हो रहा है, वो सब निकालना है। एंड टेक द स्टीम पार्शियल प्रेशर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इतना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से हम लोग इस स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा स्टीम है ये पता नहीं है कि ये सुपर हीटेड स्टीम है या सैचुरेटेड स्टीम है। तो हमारा जो सैचुरेटेड स्टीम हो या सुपर हीटेड स्टीम हो, तो सबसे पहले हम लोग का एंथैल्पी इसके पास क्या होगा, तो एंथैल्पी इसके पास होगा यानी कि HS इसके पास क्या होगा, तो HF प्लस XHFG, हमारा एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो 10 बार में डायरेक्टली हम लोग एंथैल्पी इसका देख लेते हैं। मान के चलते हैं ये हमारा सैचुरेटेड स्टीम है, क्योंकि इसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग 10 बार में सैचुरेटेड स्टीम टेबल में जाएंगे और इसका HF और HFG का वैल्यू ले लेंगे। तो जब आप जाएंगे तो हमारा HF का जो वैल्यू है वो 762 है और X का वैल्यू हमें नहीं पता है तो X ऐसे लिख लीजिए, और HFG का जो वैल्यू है वो 2013 यानी कि 2013 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। तो ये हम लोग इधर लिख लिए। अब आते हैं हम लोग इस साइड, तो इधर का तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं इस साइड, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1.08 बार प्रेशर पे हम लोग स्टीम टेबल में जाएंगे और इसका सैचुरेशन टेम्परेचर सबसे पहले देखेंगे। तो जब हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि TS देखते हैं तो लगभग 102 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे स्टीम का जो टेम्परेचर रीडिंग लिया गया है वो कितना है 120 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये जो हमारा स्टीम मिलेगा, यानी कि आफ्टर थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर जो स्टीम मिल रहा है वो क्या है, सुपर हीटेड स्टीम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सुपर हीटेड स्टीम वाला जो एंथैल्पी का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि Hg प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू T सुपर हीटर टेम्परेचर माइनस T सैचुरेटेड टेम्परेचर, ये कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी निकल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, स्टीम टेबल में, अब सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाना है, 1.08 बार प्रेशर पे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग इसका देखेंगे कि इसका Hg का वैल्यू कितना है। तो जब Hg का वैल्यू देखेंगे तो लगभग 2676 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दे दिया है स्टीम का 2.2 है, तो ये लिख दीजिए 2.2 इंटू 120 माइनस T सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा 102 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग X का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए ये सारा वैल्यू हमारा ऐड हो जाएगा,
तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो देखिए 120 माइनस 102, तो ये 18 हो गया इंटू 2.2, तो ये कितना हो गया 39.6 हो गया प्लस 26 76, तो ये 27115.6, और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस कर दीजिए 762 और डिवाइड कर दीजिए 2013, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 762 डिवाइड 2013, यानी कि 0.97, ठीक है। तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि पहला हम लोग इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो पता कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट इवोपरेशन। इक्विवेलेंट इवोपरेशन कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट इवोपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट इवोपरेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है MS इंटू HS माइनस HW और डिवाइड कर देना है 2257। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। तो यहाँ पे MS का जो वैल्यू है वो 640 है। HS, अब HS का जो वैल्यू है हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि HS यानी कि जो हमारा स्टीम है 10 बार पे उसका HS कितना आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे, 762 है ना, प्लस अब ये X का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0.97 इंटू 2013, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 0.97 इंटू 2013 प्लस 762, तो ये 2714, 2714.6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2714.6 माइनस HW हमारा 50 है, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 4.182, यानी कि 50 इंटू 4.182, इसका मतलब कि 209, ये क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि सब किलो जूल में ले रहे हैं तो इसका भी वैल्यू हमें किलो जूल में लेना पड़ेगा, और ये 2257, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 2714.6 और माइनस 209 हो गया और इंटू 640 और डिवाइड कर देना है 2257, तो हमारा वैल्यू 710 आ रहा है। 710 ये क्या हो जाएगा केजी पर आवर हो जाएगा, क्योंकि इसका किलो जूल पर केजी, इसका किलो जूल पर केजी कट गया, तो ये बचा क्या, ये केजी पर आवर, तो ये केजी पर आवर में आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, पर केजी फ्यूल से निकालना है, तो पर केजी फ्यूल यानी कि 710 डिवाइड, हमारा फ्यूल टोटल कितना है 55, तो इसको 55 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डिवाइड 55 कर दीजिए, तो ये 12.9 यानी कि पर केजी फ्यूल हमारा कितना आ गया इक्विवेलेंट इवोपरेशन 12.9। लेकिन अभी हमारा पूछ रहा है कि यहाँ पे हीटिंग सरफेस पर मीटर स्क्वायर हीटिंग सरफेस एरिया, यानी हीटिंग सरफेस एरिया हमारा ये है, यानी कि 710 डिवाइड 18.6 कर दीजिए, यानी कि 710 डिवाइड 18.6, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 38.17, ये हो जाएगा हमारा पर मीटर स्क्वायर पर आवर हीटिंग सरफेस एरिया जो है इसका आ जाएगा। लेकिन अब हमें अगर बॉयलर एफिशिएंसी निकालना है, तो बॉयलर एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MS इंटू HS माइनस HW और डिवाइड Q इंटू GCV इंटू 100, यही होता है ना। तो यहाँ पे MS हमारा है 640 इंटू एंथैल्पी हमारा ऑलरेडी है 2714.6 माइनस 209 और डिवाइड कर देना है किससे, Q, हमारा फ्यूल कितना है 55 इंटू GCV यानी कि 44,100 और इंटू 100, तो ये 0 कैंसिल हो गया। तो चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो 2714.6 माइनस 209 और इंटू 640 डिवाइड 55 अगेन डिवाइड 44,100 मतलब 66.11 661%, यानी कि 66.11% आ गया। अब हम लोग को निकालना है ये वाला हीट बैलेंस शीट 1 kg फ्यूल में, यानी कि हमारा इतना फ्यूल है, ये कहाँ कहाँ हीट बैलेंस इसका हो रहा है, कितना हीट यूटिलाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टीम का प्रोडक्शन करने में कितना 1 kg फ्यूल का जो हीट है वो यूटिलाइज हो रहा है।
तो देखिए हमारा टोटल स्टीम का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और टोटल हमारा फ्यूल कितना लग रहा है, यानी कि 640 डिवाइड 55 कर देंगे तो हमारा पर केजी फ्यूल कितना स्टीम प्रोडक्शन होगा ये निकल जाएगा, यानी कि 640 डिवाइड 55, यानी 1 केजी में लगभग हमारा स्टीम का जो प्रोडक्शन हो रहा है 11.63। और हमारा स्टीम के पास टोटल एंथैल्पी यानी कि टोटल एनर्जी कितना है, तो ये है हमारा एनर्जी, यानी कि HS माइनस HW, यानी कि 2714.6 माइनस 209 कर देंगे, यानी कि 11.63 हो गया, यानी कि 2714.6 माइनस 209 और इंटू कर देना है 11.63 से, तो हमारा लगभग 29,140 जो है ये किलो जूल पर केजी जो है स्टीम के पास एनर्जी है। यानी कि 1 केजी कोयला को जलाने के बाद 11.63 केजी स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है और उस स्टीम के पास टोटल जो एनर्जी है वो 29,140 किलो जूल अवेलेबल है। तो अभी हमारा कितना है 44,100, तो जिसमें 29,140 तो हम लोग केवल स्टीम बनाने में ले रहे हैं, लेकिन बाकी का जो है हमारा ये फ्लू गैस का एनालिसिस दिया हुआ है 12.5 ये दिया हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा कितना लॉस हो रहा है। तो देखिए इसका इस पैरामीटर से सबसे पहले हम लोग इसका ड्राई फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है वो निकालेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट किया है, जो कि 16.37 वैल्यू आया है, यानी कि ड्राई मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस जो है वो 16.35 मान लीजिए। अब m हमारा मिल गया इनटू स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस का 1.1 इनटू टेम्परेचर डिफरेंस TF माइनस TA, तो T फ्लू गैस कितना है 300 डिग्री सेल्सियस माइनस 30, तो यहाँ पे 300 माइनस 30 कर दीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। तो देखिए 300 माइनस 30 और इंटू 1.1 और इंटू 16.35, तो ये हमारा 4855 ये क्या हो रहा है किलो जूल पर केजी। इतना किलो जूल पर केजी जो है हमारा लॉस हो रहा है। 1 केजी फ्यूल में ड्राई फ्लू गैस जो है वो इतना किलो जूल जो है वो हीट लेके जा रहा है। अब यहाँ पे जो लॉस होने वाला है वो इस H2 यानी हाइड्रोजन की वजह से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेता है और ये वाटर इवापोरेट होकर के H2O वेपर बन जाता है। तो इस H2 की वजह से जो लॉस होता है वो क्या होता है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 9H2O, है ना, और इंटू 584 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ यहाँ पे स्टीम, क्योंकि ये वेपर बन गया यानी स्टीम, और इंटू T हमारा TG माइनस TA, ठीक है। तो ये हम ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 9 टाइम H2O यानी कि 9 इंटू 0.13 13% है ना, और ये 584 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यहाँ पे कितना है 2.2, तो 2.2 इंटू 300 माइनस 30, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 300 माइनस 30 यानी 270 इंटू 2.2 प्लस 584 और इंटू 9 इंटू 0.13, तो ये एक 1378 किलो जूल पर केजी, यानी 1 केजी फ्यूल को जब बर्न कर रहे हैं तो इतना किलो जूल जो है वो इस हाइड्रोजन की वजह से लॉस हो रहा है। तो टोटल हमारा जो फ्यूल के पास एनर्जी है इतना है, जिसमें पहला जो हमारा यूज हो रहा है वो पहला ये हो गया, दूसरा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा जो लॉस हो रहा है वो तीसरा हो गया। तो टोटल लॉस में से, टोटल हमारा वैल्यू में से ये हम लोग तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो क्या होता है, वो अनअकाउंटेड या रेडिएशन लॉस के अंतर्गत उसको ले लिया जाता है। तो हमारा रेडिएशन लॉस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 44,100
और इसमें से माइनस कर देना है किसको, 1 2 3 को ऐड करके, यानी कि हमारा 1 कितना है 29,140 प्लस 4855 प्लस 1378, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 1378 प्लस 4855 प्लस 29,140, तो ये हो रहा है 35,373 और माइनस कर देना है 44,100, तो ये 44,100 है ना। तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 29140 प्लस 4855 प्लस 1378 है ना। तो ये कर रहे हैं तो 35,373 आ गया माइनस 44,100, तो ये 8,727 किलो जूल पर केजी जो है ये रेडिएशन लॉस है, यानी कि ये हमारा चौथा लॉस आप बोल सकते हैं। यानी कि टोटल हमारा जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो पहला हमारा स्टीम बनाने में, दूसरा हमारा ड्राई फ्लू गैस लॉस हो गया, तीसरा जो हमारा हाइड्रोजन की वजह से लॉस हो रहा है वो, और चौथा अनअकाउंटेंट या रेडिएशन लॉस। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है अ सॉलिड स्टील शाफ्ट ऑफ 70 mm डायमीटर, यानी कि एक स्टील शाफ्ट है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड स्टील शाफ्ट है जिसका डायमीटर यानी कि डी दिया हुआ है 70 mm, ठीक है। एंड इज यूज टू ड्राइव अ बॉयलर फीड पंप, यानी कि ये जो शाफ्ट है 70 mm का सॉलिड शाफ्ट, इसको हम लोग बीएफपी को रन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए यूज कर रहे हैं। यानी कि बीएफपी का जो शाफ्ट है वो 70 mm का है जो कि स्टील का सॉलिड शाफ्ट है। एंड इट ट्रांसमिट्स 45 किलोवाट एट 200 आरपीएम, यानी कि यहां पे दे दिया है हमारा पावर कितना दिया है 45 किलोवाट दिया है, और हमारा स्पीड यानी एन जो है वो कितना दिया है तो 200 आरपीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45,000 वोट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, पहला कि कैलकुलेट द टॉर्क एंड टॉर्जनल स्ट्रेस डेवलप, यानी कि इसके द्वारा 200 स्पीड पे अगर हमारा बीएपी चल रहा है तो कितना टॉर्जनल स्टेट डेवलप हुआ उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड में पता करना है कि जस्टिफाई वेदर द शाफ्ट इज सेफ इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 50 मेगापास्कल, और इसमें सेकंड में हमें पता करना है कि अगर हमारा अलाउएबल शियर स्ट्रेस 50 मेगापास्कल है तो क्या ये जो शाफ्ट है वो सेफ है या नहीं है, यानी कि हमारा जो अलाउएबल शियर स्ट्रेस से कम ही हमारा टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू आना चाहिए, तब जाके ये हमारा सेफ होगा। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करना है कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ शाफ्ट फेलियर ऑन द बॉयलर ऑपरेशन, यानी कि अगर हमारा शाफ्ट इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि इफेक्ट, यानी अगर हमारा शाफ्ट फेल हो जाता है तो बॉयलर ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टॉर्क निकाल के देखते हैं। तो देखिए एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि हमारा पावर जो है सॉलिड शाफ्ट का, जब हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 2 पाई एन टी डिवाइड 60। यहां पे हमें टी निकालना है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 60 डिवाइड 2 पाई एन, ठीक है। तो यहां पे सारा वैल्यू हम लोग रख देंगे। P हमारा दिया है 45,000 इंटू 60 और डिवाइड कर देना है 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एन हमारा दिया है 200 स्पीड दिया है। तो ये जो हमारा टॉर्क आता है ये न्यूटन मीटर में आता है। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो 45,000 इंटू 60 डिवाइड 2 डिवाइड 3.14 अगेन डिवाइड 200, तो 2149.6 ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, हमारा इसका टॉर्क आ गया। अब इसको न्यूटन मीटर को अगर न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2149.6
न्यूटन mm, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे mm में कन्वर्ट क्यों किया हूँ, क्योंकि हमारा डायमीटर जो है वो mm में दिया है, इसीलिए हम लोग न्यूटन मीटर को mm में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि टॉर्जनल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो देखिए एक सॉलिड शाफ्ट के लिए जो टॉर्जनल इक्वेशन होता है, टॉर्जनल इक्वेशन TE मैं लिख देता हूं, वो क्या होता है, तो T/J इक्वल टू FS यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन R इक्वल टू G∅/L होता है। ठीक है, ये हमारा टॉर्जनल इक्वेशन है। लेकिन हम यहां पे इस टॉर्जनल इक्वेशन में ये जो T है इसका मतलब होता है टॉर्क, जो अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेट किए, और J का मतलब होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका वैल्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए कितना होता है, π/32 d⁴, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, d⁴, यानी कि mm⁴ हो जाएगा। Fs ये हमारा शियर स्ट्रेस होता है, R यानी कि शाफ्ट का जो रेडियस है वो, और G का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा का मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, और L का मतलब कि लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे G∅L का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारा रिजिडिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हमारा ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वाला दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला डेवलप होने वाला है वो T/J इक्वल टू FS/R, यानी कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम लोग इसका कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो देखिए T का जो वैल्यू है हमारा ऑलरेडी आ गया है, और देखिए हम लोग लिख देते हैं सारा वैल्यू 2149600 अपॉन J का वैल्यू हमारा ये वाला π/32 इंटू d⁴, D हमारा कितना है 70, तो 70 के पावर 4 लिख दीजिए, 70⁴। अब इक्वल टू में FS का जो वैल्यू है वो हमें नहीं है पता, क्योंकि यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेस ही हमें पता करना है, तो FS हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और R का मतलब क्या होता है, D/2 यानी कि 70/2 आप लिख सकते हैं, 70/2। तो इसमें से ये 70 एक कट गया तो ये क्यूब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हमारा जो FS का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यानी कि हमारा शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए ये तो पूरा खत्म हो गया, अब हमारा इधर का बचा है, यानी कि 2149600 और डिवाइड कर देना है पाई, और ये 16 है तो ऊपर चला जाएगा, यानी इंटू 16 और इंटू डी यानी कि 70⁻³ हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 2149600 इंटू 16 और डिवाइड 3.14 पाई का वैल्यू, और डिवाइड कर देना है 70 का होल क्यूब, तो ये 31.9 ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm² इसका वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा किस में है, न्यूटन मीटर में है, और ये mm⁻³ हो जाएगा, तो इसका एक पावर, इसका mm का एक पावर कट गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, तो ऊपर न्यूटन नीचे mm², तो न्यूटन पर mm² इसका जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस का वो आ जाएगा। और 1 न्यूटन पर mm² को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मेगापास्कल, यानी कि 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगापास्कल। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 31.9 मेगापास्कल। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। पहला हमें ये वाला टॉर्क निकालना था वो हम लोग निकाल लिए, दूसरा टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना था वो निकाल लिए। तो ये पहला हमारा हो गया। सेकंड में हमें जस्टिफाई करना है कि ये शाफ्ट जो है वो सेफ है या नहीं है। अगर हमारा अलाउबल शियर स्ट्रेस 50 मेगापास्कल है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे इस लोड पे, इस स्पीड पे जो हमारा ट्रांसमिट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 31.9, यानी कि अभी 50 से कम कर रहा है पावर ट्रांसमिट। तो यहाँ पे ये जो हमारा शाफ्ट है वो सेफ है, यानी कि इस स्पीड पे इतना किलोवाट पावर ट्रांसफर करने के लिए ये जो शाफ्ट है वो सेफ है।
तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ टेक्सटाइल फैक्ट्री हैज अ बैटरी ऑफ 6 लैंकेशायर बॉलर, यानी कि एक कपड़े का फैक्ट्री यानी कंपनी है जिसमें 6 लैंकेशायर बॉलर जो है वो बैटरी में है, यानी कि 6 बॉलर का आउटपुट जो है वो एक हेडर में कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी में है। Each supplying 6 TPH of steam at 16 bar 250 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम फीड वाटर टेम्परेचर एट 30 डिग्री सेल्सियस। इस बॉयलर में फीड वाटर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम जो बना रहा है वो 16 बार से 250 डिग्री सेल्सियस स्टीम का टेम्परेचर है और एक बॉयलर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 6 TPH है। तो 6 बॉयलर है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल स्टीम यहां पे निकाल लेते हैं पहले। टोटल स्टीम का जनरेशन कितना हो रहा है, तो 6 TPH एक का है और टोटल बॉयलर 6 है, 6 नंबर ऑफ बॉयलर, ठीक है। अब देखिए तो टोटल हमारा स्टीम कितना, 6 बॉयलर मिला के टोटल स्टीम कितना हो जाएगा, तो 6 का 36 TPH। इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1000 यानी कि 36,000 kg पर आवर जो है वो सारे बॉयलर मिलके स्टीम का जनरेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे 16 बार प्रेशर और 250 टेम्परेचर, यानी कि 16 बार इसका प्रेशर है एंड 250 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। इस प्रेशर टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे, स्टीम टेबल में जाके सबसे पहले इसका एंथैल्पी ले लेंगे। तो जब आप स्टीम टेबल में जाएंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में, तो यहां पे आपको 2920 किलो जूल पर केजी इसका एंथैल्पी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फीड वाटर का टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा फीड वाटर जो है वो किस पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 4.182 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको करेंगे 30 इंटू 4.182 तो ये लगभग हमारा 125 आ जा रहा है, 125 किलो जूल पर केजी आ जा रहा है, ठीक है। यहां तक हो गया। द बॉयलर बर्न्स फ्यूल ऑयल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इतना, यानी कि जो हमारा फ्यूल यूज हो रहा है उसका सीवी कितना है, तो 43.96 ये मेगा जूल पर केजी दिया हुआ है, मेगा जूल में है, मेगाजूल में है। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेगाजूल में कितना हो जाएगा, 43960। ये अब क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, यानी कि हमारा फ्यूल ऑयल का जो जीसीवी है वो इतना है। और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 75%, और बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, तो 75% है, ठीक है। फॉर एफिशिएंट कंबस्शन 16 kg ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहां पे AMA दे दिया है, 16 kg लग रहा है पर केजी फ्यूल के लिए, पर केजी फ्यूल के लिए, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर विच gases leave for which a draft of 20 mm of water gauge is required at the base of the chimney, यानी कि यहां पे हमारा HW जो है ड्राफ्ट कितना मेंटेन करना पड़ रहा है इस कंबस्शन के लिए, 20 mm ऑफ वाटर कॉलम, 20 mm ऑफ वाटर गेज यानी कि वाटर कॉलम, ठीक है। द फ्लू गैस leaves the boiler at 320 degree Celsius. The average temperature of gases in the stack to be taken 300 degree Celsius, यानी कि बॉयलर से तो 320 डिग्री सेल्सियस निकल रहा है, लेकिन एवरेज अगर स्टैक के अंदर टेम्परेचर देखा जाए तो वो 300 है। तो यहां पे हम लोग TG जो लेंगे वो 300 डिग्री सेल्सियस वाला लेंगे, ठीक है। ओके, द एटमोस्फियर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TA यहां पे है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 300 प्लस 273 यानी कि 3 2 573 केल्विन हो गया, और ये 30 प्लस 273 यानी कि 273 प्लस 30 यानी कि 303 केल्विन हो गया, ठीक है। यहां तक हो गया। एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ गैसेस एट स्टैक एग्जिट टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि हमारा स्टैक से जो गैस निकल रहा है
उसका वेलोसिटी को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि उसका कुछ भी नहीं है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ स्टैक एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो यहां पे दो चीज निकालना है, एक चिमनी का हाइट और दूसरा उसका डायमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, देखिए यहां पे सब चीज बॉयलर का दिया हुआ है, इसमें हमारा बॉयलर के अंदर कितना फ्यूल कंबशन करा रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्यूल का क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्यूल का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, फ्यूल का एम, जैसे हम लोग जानते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो HS, जैसे मास ऑफ स्टीम इंटू HS माइनस HW और डिवाइड कर देना है QF, फ्यूल इंटू GCV और इंटू 100 होता है, यही होता है ना। तो यहां पे हमें ये वाला निकालना है, यानी कि QF निकालना है। तो क्या हो जाएगा MS इंटू HS माइनस HW और डिवाइड ये बॉयलर एफिशिएंसी इंटू GCV इंटू 100, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि हमारा मास ऑफ फ्यूल कितना आएगा। देखिए हमारा टोटल स्टीम जो है वो 36,000 है और एंथैल्पी जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं ये वाला वो 2920 माइनस वाटर का एंथैल्पी हमारा है 125 और डिवाइड कर देना है बॉयलर एफिशिएंसी हमारा कितना है 75 और इंटू GCV हम लोग ये वाला 43,960 और इंटू 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है देख लेते हैं। तो देखिए 36,000 पहले तो माइनस कर लेते हैं 2920 माइनस 125 और इंटू 36,000 और डिवाइड कर देना है 75, अगेन डिवाइड करना है 43960 और इंटू जो 100 है बगल में वो, तो 3051.8 यानी कि मैं 3051.8 के जगह पे 2 लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इतना kg पर आवर जो है वो हमारा फ्यूल का कंबस्शन हो रहा है, जिससे हमें इतना kg पर आवर से स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, मास ऑफ एयर, टोटल मास ऑफ एयर यहां पे कितना लगेगा। अगर हमारा फ्यूल इतना मतलब जला रहे हैं तो टोटल एयर कितना लगेगा। तो देखिए यहां पे मास ऑफ एयर दे रहा है 16 kg पर kg फ्यूल के लिए, तो इतना अगर हमारा फ्यूल का कंबशन करा रहे हैं तो कितना हमारा एयर लगेगा। तो एयर सप्लाइड लिख दीजिए, एयर सप्लाइड कितना हो जाएगा, तो 3052 इंटू 16 कर देंगे तो ये टोटल एयर सप्लाइड हो जाएगा, इंटू 16 कर दीजिए तो 48830 है ना, इतना kg पर आवर जो है हमें एयर देना पड़ रहा है। अब यहां पे टोटल फ्लू गैस कितना होगा, टोटल फ्लू गैस, तो फ्लू गैस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो मास ऑफ एयर हमारा ये है 48830 प्लस मास ऑफ एयर हो गया, और मास ऑफ फ्यूल कितना है 3052, तो हमारा टोटल मास ऑफ फ्लू गैस कितना आ जाएगा प्लस 3052, तो 51,882, 51,882 इतना kg पर आवर जो है वो फ्लू गैस का जनरेशन हो रहा है बॉयलर में, ठीक है। इतना हमारा फ्लू गैस का जनरेशन हो रहा है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि चिमनी का जो हाइट है वो कितना होगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि हाइट ऑफ चिमनी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है 353H 1/TA माइनस MA प्लस 1/MA इंटू 1/TG, ये होता है, ठीक है, ठीक है। यहां अब तक हो गया। तो हम लोग सारा वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा 20 mm ऑफ वाटर कॉलम हमें मेंटेन करना है बेस में, तो ये इधर हो गया। हमें हाइट निकालना है ये वाला जो कि मीटर में रहता है 353H। अब देखिए 1/TA यानी कि A का जो वैल्यू है वो कितना है 303 केल्विन माइनस एम हमारा दिया है 16, तो 16 प्लस 1/16
अपॉन 1 अपॉन टी जी का वैल्यू 573। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है तो देख लेते हैं। तो देखिए पहले इधर कर लेते हैं, 16 + 1 17 डिवाइड 16 और अगेन डिवाइड 573। ठीक है, और माइनस कर देना है ये वाला 1 डिवाइड 303। ठीक है, और इंटू 353 तो हमारा वैल्यू 0.51 H, और इधर क्या है 20, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड 0.51 यानी कि 20 डिवाइड 0.51 यानी कि 39.21 ये क्या होता है मीटर में होता है। तो हाइट जो है वो हमारा निकल के आ गया है, जो स्टैक है उसका हाइट जो है वो इतना मीटर होगा। तो यहां पे जो हाइट ऑफ स्टैक है वो कितना है 39.21 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है, बेस का डायमीटर। तो देखिए यहां पे हम लोग निकाले ये फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है ये मास फ्लो रेट यानी केजी पर आवर है, तो मास फ्लो रेट हो गया। अब इसको अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि 51,882 डिवाइड 3600 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14.41 ये केजी पर सेकेंड हो जाएगा। जो केजी पर आवर था वो केजी पर सेकेंड हो गया। अब इसको हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में यानी कि एमक्यू पर सेकेंड में निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्लू गैस का डेंसिटी हमें पता करना है। तो फ्लू गैस का डेंसिटी जो है उसको निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है 353 1 अपॉन यहां पे फ्लू गैस का टेम्परेचर लेना है और MA + 1 अपॉन MA कर देना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है तो देखिए 353 1 अपॉन 573 हमारा ये हो गया इंटू 16 + 1 अपॉन 16। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है तो 17 डिवाइड 16 और ये हो गया 17 और डिवाइड 573 तो इतना हो गया इंटू 353 तो हमारा 0.654 तो 0.654 ये किस में होगा केजी पर एम क्यूब। तो इसका फ्लू गैस का जो डेंसिटी है हम लोग यहाँ पे निकाल लिए और ये हमारा जो दिया है वो मास फ्लो रेट में दिया है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे हमें क्या निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यानी कि मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास यहां पे आया है हमारा 14.41 तो 14.41 डिवाइड डेंसिटी जो है वो हमारा आया है 0.654 तो ये कितना हो जाएगा 14.41 डिवाइड 0.654 22.03 MQ पर सेकेंड। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायमीटर निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्लो रेट जो है फ्लो रेट किसके बराबर होता है तो एरिया इंटू वेलोसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया हमारा क्या होता है π/4d² इंटू और ये वेलोसिटी के जगह पे मैं अभी v ले लेता हूं और हमारा फ्लो रेट जो है वो आ गया है 22.03। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारा डायमीटर निकालने के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है एग्जिट में नेग्लिजिबल माना है। तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी एज्यूम करना पड़ेगा या अगर हम लोग इस पे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं इसी को डायरेक्ट हम लोग मान लेते हैं कि वेलोसिटी हेड यही है। ठीक है, तो इस पे अगर निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा देखिए जानते हैं हम लोग एच जी इंटू रो जी एच जी इंटू रो जी इक्वल टू HW इंटू है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां पे हमें HG निकालना है तो क्या होगा HW इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर और डिवाइड कर देना है रो जी। तो यहां पे HW हमारा ऑलरेडी
अज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं, अगर 20 है तो यहाँ पे आप 20, ये mm में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से करना पड़ेगा, और वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 होता है, और डेंसिटी ऑफ फ्लू गैस हम लोग का अभी कैलकुलेट किए थे 0.654, तो ये 1000 कट गया, तो 20 डिवाइड 0.654, 20 डिवाइड 0.654, तो ये वैल्यू 30.58 मीटर हो गया। एक चीज हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है √2GHG होता है, यानी कि √2 इंटू 9.81 इंटू 30.58। ठीक है, तो जब हम लोग इसको करेंगे 30.58 इंटू 9.81 इंटू 2, तो ये 600 हो रहा है, अंडर रूट कर देंगे इसका तो 24.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका जो है वो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है आई थिंक बहुत ज़्यादा है इस बेस पे, इस जो वाटर कॉलम जो दिया हुआ है इस पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, आपको अगर इस वेलोसिटी पे निकालते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ पे अगर निकालते हैं 24.5, तो यहाँ पे d का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, पहले d स्क्वायर था, अभी d होगा तो सीधे अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू इधर, यानी कि 22.4 इंटू 22.03 इंटू 4, और डिवाइड कर देना है ये वाला 24.5 इंटू ये पाई का वैल्यू 3.14। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 22.03 इंटू 4 डिवाइड 24.5 अगेन डिवाइड 3.14, तो ये 1.14 हो रहा है, अंडर रूट इसका निकालेंगे तो 1.07 मीटर इसका डायमीटर हो रहा है। तो 1 मीटर का डायमीटर जो है वो बहुत ही कम है। इस तरह से हमारा जो डायमीटर आ रहा है वो 1.07 मीटर बहुत ही कम है ना। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो हमारा डायमीटर होगा, बट ये हमारा एक्चुअली दिया नहीं है कि वेलोसिटी हेड हमारा इतना ही है। मैं इस पे आपको एक तरीका बताया हूं कि ऐसे निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पे अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेना है। जैसे हमने ये वाला जो पॉइंट कैलकुलेट करके लाया, इसको ना रख के आप 10 या 15 यहाँ पे रख दीजिए मीटर पर सेकंड, और उससे आप डायमीटर यहाँ पे या 10-12 मीटर पर सेकंड कुछ भी रख के आप कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि सारा कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा। ये वाला छोड़ दीजिए और यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली आप एज्यूम करके कुछ रख दीजिए तो डायमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।